स्टॉप। अगर आप MHI 101 की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को स्किप करने वाले हो, तो एक बार सोच लो, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस प्लस स्मार्ट आंसर स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ जिससे आपका पेपर लिटरली बूस्ट हो सकता है। और ट्रस्ट मी, ये कोई रैंडम लेक्चर नहीं है, ये वही कंटेंट है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर आप सच में मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको बीच में लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल है, तो जल्दी से इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से हम अन्य सब्जेक्ट्स के भी, जो भी आपके इग्नू एमए हिस्ट्री के बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी एग्जाम फोकस्ड सेशंस आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए अब बिना समय के बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है सेक्शन ए, प्राचीन समाज। देखो, जो आपका MHI 101 का एग्जाम होता है, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। सभी एग्जाम्स में ही 2 सेक्शन होते हैं, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो इसका सेक्शन ए होता है, उसमें आपसे प्राचीन समाज के बारे में पूछा जाता है। और जो इसका सेक्शन बी होता है, उसमें पूछा जाता है मध्ययुगीन समाज के बारे में। तो इसी प्रकार से मैंने आपके क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैंने इनको बांटा है। ओके, तो सबसे पहले प्राचीन समाज की ही बात कर लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कृषि के विकास ने मानव समाज को किस प्रकार रूपांतरित किया? विस्तार से विवेचना कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मैंने वहीं से ही ये उठाए हुए हैं, इसी भाषा में आपका आता है क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले इसमें आ जाती है आपकी भूमिका। कृषि का विकास मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव था। ठीक है, क्रांतिकारी बदलाव कैसे था? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। खाद्य उत्पादन में, जो हमारा खाने पीने का प्रोडक्शन होता है, खाने के सामान का, खाद्य पदार्थों का, उसमें वृद्धि हो गई थी। जनसंख्या भी बढ़ी थी। ओके, और भी काफी कुछ इसमें हुआ था, तो इसलिए क्रांतिकारी बदलाव एकदम था मानव इतिहास के लिए, जिसने घुमंतु जीवन शैली को स्थायी जीवन में बदला। ठीक है, घुमंतु जीवन शैली को क्या करा? स्थायी जीवन में बदल दिया। पहले आदि मानव क्या कर रहे थे? इधर से उधर घूमते थे, किसकी तलाश में? खाने और पानी की, भोजन में की और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते थे। क्या हुआ फिर इससे? सभ्यता के विकास की आधारशिला, नींव पड़ी मीन्स। ठीक है, सभ्यताओं के विकास की नींव पड़ी। कौन सी सभ्यताओं की? कांस्य युगीन सभ्यताओं की। कांस्य युगीन में कौन सी सभ्यताएं आती हैं? मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता। ओके, ये सारी उसमें आती हैं। अब देखो रूपांतरण क्या हुए। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि के कारण मनुष्य स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे। आदि मानव के समय में नहीं रह रहे थे वो। ओके, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में। कृषि के कारण क्यों रहने लगे? जब कृषि मनुष्य करेगा, तो ये 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का भी काम नहीं है। इसमें काफी ज्यादा समय लगता है, मेहनत लगती है, और हमें खेतों के पास ही अपना रहना पड़ता है उनको, उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, तो इसी कारण से मनुष्य ने एक ही स्थान पर रहने का डिसाइड किया और रहना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ? पहले बस्तियां बनी, बस्तियों से फिर गांव बने, गांव से फिर शहर बने। ओके, फिर खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। सेकंड पॉइंट इसमें आपका आ जाता है, कृषि से भोजन का स्थायी और अधिक उत्पादन संभव हुआ। ठीक है, जब खेती आ गई, तो भोजन का क्या हुआ? एक परमानेंटली जुगाड़ हो गया इनका, मनुष्यों का परमानेंट जुगाड़ हो गया कि हाँ, अब हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा भोजन की तलाश में। ओके, और अधिक उत्पादन भी संभव हो पाया। ओके, जिससे इनका एक बढ़िया जुगाड़ खाने पीने का हो गया, जिससे अकाल और खाद्य संकट कम हुए। ओके, अकाल जो पड़ रहे थे, जो खाने का संकट आ रहा था, खाद्य संकट, वो कम हो गए। जनसंख्या वृद्धि हुई। पर्याप्त भोजन के कारण जनसंख्या में तेजी आई और समाज का आकार बड़ा हुआ। देखो, जब भरपेट भोजन मिलेगा, पर्याप्त भोजन मिलेगा मनुष्य को, तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। फिर इससे क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि आएगी।
ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आ जाता है श्रम विभाजन का विकास। ठीक है, नए नए प्रोफेशंस आए खेती की वजह से। अधिशेष उत्पादन से कुछ लोग कारीगर, व्यापारी, सैनिक और प्रशासक बने। देखो, अधिशेष उत्पादन क्या होता है, इस वर्ड को बिल्कुल नोट कर लो, अपने दिमाग में आप इसको छाप लो। ये टर्म आपको यूज करनी है आपके पेपर में। ठीक है, जब चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई, बड़ा भारी शब्द लिख दिया है, इसको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो इसलिए भारी भारी शब्दों को आप यूज याद कर लो और उनको यूज करना, फेंक फेंक के एकदम मारना आप। ठीक है, अधिशेष उत्पादन होता है, देखो जो खेती की उसमें जो प्राप्त हुआ, ठीक है, जो उसमें उत्पादन हुआ वो किसान ने अपने लिए रख लिया। ठीक है, अपने परिवार के लिए रख लिया और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी अपने पास रख लिया। लेकिन उसके बाद भी जो बच गया, ठीक है, उसके बाद भी जो बचा वो हो गया अधिशेष उत्पादन। जो एक्स्ट्रा उत्पादन जो हुआ ना, वो हो गया अधिशेष उत्पादन। तो इससे क्या हुआ, सभी लोगों को खेती करने की ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है, सभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी लोग खेती करें, क्योंकि अधिशेष उत्पादन हो रहा है, सबको भोजन मिल जा रहा है। तो इससे नए-नए प्रोफेशंस आए, कुछ लोग कारीगर बने। ठीक है, कारीगर में कौन-कौन आ गए आपके? शिल्पकार वगैरह ये सब आ गए, लुहार, कुम्हार ये सब। व्यापारी बने, सैनिक बने, प्रशासक बने। ठीक है, सबको खेती करने की नीड नहीं थी, इसलिए नए-नए प्रोफेशंस आए जिससे समाज अधिक संगठित हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड हो गया। निजी संपत्ति और सामाजिक असमानता। भूमि और उत्पादन पर अधिकार के कारण संपत्ति की अवधारणा आई और अमीर गरीब वर्ग उभरे। ठीक है, जो भूमि जिसके पास ज्यादा हो रही थी, ठीक है, जमीन जिसके पास ज्यादा थी और जिसका उत्पादन ज्यादा हो रहा था, तो इन सब की वजह से क्या आई, एक अधिकार की भावना आई कि हाँ, इस पर मेरा अधिकार है। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके संपत्ति की अवधारणा आई कि मेरे पास ज्यादा जमीन है तो मैं ज़्यादा हाई स्टेटस वाला इंसान हूँ। ओके, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हुई, अब वो उस ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है, वो क्या हो गया? अमीर हो गया। ठीक है, संपत्ति की अवधारणा आ गई, धन संचय की अवधारणा आ गई कि हमको संचय कर करके रखना है संपत्ति को। और इससे क्या हुआ? अमीर और गरीब वर्ग उभरे। लेकिन आदि मानव काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वाला आदि मानव के बारे में अभी आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। स्थायी बस्तियों और बढ़ती जनसंख्या के कारण शासन, कानून और नेतृत्व का विकास हुआ। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो शासन की भी जरूरत होगी, कानून की भी जरूरत होगी, नेतृत्व की भी जरूरत होगी। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं है उनकी लड़ाई ही नहीं होगी। ओके, कुछ वहां पर गड़बड़ नहीं होगी। जब लोग ज्यादा हैं, झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगी, मर्डर भी होंगे, एक दूसरे की जमीन भी हड़पी जाएगी। इस प्रकार के, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अपराध होंगे। तो उन अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून चाहिए रहेगा, शासन चाहिए रहेगा, नेतृत्व, लीडरशिप हमको किसी की चाहिए रहेगी। तो कृषि से ये सब भी जरूरत हमको पड़ी। जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, और लोग बढ़े तो क्या हुआ? शासन, कानून और नेतृत्व का विकास हुआ, इसकी नीड पड़ी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास। नए औजार, सिंचाई तकनीक, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र निर्माण, धार्मिक विश्वास और त्योहार विकसित हुए। ठीक है, जब तकनीकी और सांस्कृतिक विकास हुआ तो इन सब से ये सारी चीज हुई। नए औजार बने, सिंचाई तकनीक बेहतर हुई पहले के मुकाबले, मिट्टी के बर्तन बने, वस्त्र निर्माण हुए। वरना आदि मानव के काल में तो वस्त्र पहनने भी हैं, ये भी उनको बाद में पता चला था। ओके, जब उनको सर्दी लगी कि हाँ, सर्दी से बचने के लिए हमें कपड़े पहनने हैं, धार्मिक विश्वास विकसित हुए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्यापार और विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली मीन्स बार्टर सिस्टम। देखो, मैं आपको कुछ हिंदी के वर्ड इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती, पर आपको इंग्लिश फिर भी आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ वर्ड्स बता रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए।
ओके। विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, उत्पादों के आदान प्रदान की आवश्यकता से व्यापार का विकास हुआ, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़े। देखो विनिमय प्रणाली, वैसे तो मुझे आशा है कि आप सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं विनिमय प्रणाली क्या होती है। इसमें मुद्रा से लेन देन नहीं होता सामान का। ठीक है, जैसे हम अभी क्या करते हैं, हम 5 रुपए लेकर गए और जाके दुकान वाले अंकल को बोला कि अंकल 5 रुपए का बिस्किट दे दीजिए। ठीक है, अभी ऐसे होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि लो, अ, आप ये गेहूं ले लो और ये चावल मुझको दे दो। ठीक है, तो जिसको चावल चाहिए तो उसको चावल मिल गए, जिसको गेहूं चाहिए थे गेहूं मिल गए। सामान का आदान प्रदान ये हुआ करता था। इस तरीके से लोगों की जरूरतें पूरी हुआ करती थी। मुद्रा प्रणाली नहीं थी कि पैसे देके ऐसे सामान खरीद लिया, मुद्रा दे करके सामान ले लिया, ऐसा नहीं था। ओके, फिर इससे क्या हुआ, व्यापार का विकास हुआ, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़े। ठीक है, फिर आ जाता है इसका निष्कर्ष। कृषि ने मानव समाज को स्थायी, संगठित और विकसित रूप दिया। ठीक है, एक कृषि ने देखो कितना कुछ कर दिया। ओके, इसने सामाजिक जटिलताओं, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया, जिससे मानव सभ्यता के विकास का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रारंभिक मानव समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव विकास में भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक मानव मीन्स आदि मानव। ठीक है, आसान भाषा में हम इसको बोलेंगे। इसकी जो आदि मानव का समाज था उसकी हमें क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। और मानव के विकास में भाषा की भूमिका हमें स्पष्ट करनी है। 2 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। क्वेश्चन एक ही है पर इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के। ठीक है, चलो पहले इसकी भूमिका देखते हैं। प्रारंभिक मानव समाज मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, जो आदि मानव का समाज है वो मानव इतिहास की कौन सी अवस्था को दर्शाता है, सबसे प्रारंभिक, सबसे फर्स्ट फेज, उसको दर्शाता है। इस काल में मनुष्य ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए जीवन जीना सीखा। ठीक है, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ स्ट्रगल करते हुए जीवन को जीना सीखा, क्योंकि उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ था। वो भी धीरे धीरे सब कुछ चीजें सीख रहे थे कि हाँ भाई ठंड आ गई है तो हमको अब कपड़े पहन लेने चाहिए। ओके, इसी प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखी, स्ट्रगल करते करते, ऑब्जर्व करते करते सारी चीजें उन्होंने सीखी। इसी विकास प्रक्रिया में भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने मानव को अन्य जीवों से अलग पहचान दी। ठीक है, 84 लाख किस्म के जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमें अलग पहचान मिली मनुष्यों को, किस वजह से, भाषा की वजह से। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमें दर्द होता है हम कह देते हैं किसी को। ठीक है, अपने पेरेंट्स को हम कह देते हैं, लेकिन जब जानवरों को दर्द होता है वो बेचारे कह भी नहीं पाते किसी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या मिली, एक अलग पहचान मिली। अब देखो पहले आदि मानव समाज की हम मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पहला इसमें आ जाता है शिकार एवं भोजन संग्रह पर आधारित जीवन। ठीक है, भोजन संग्रह मीन्स खाना इकट्ठा करना। इनका जो जीवन था आदि मानवों का, वो एक तरीके से शिकार और भोजन पर ही डिपेंड करता था। शिकार और भोजन संग्रह पर, खाना पीना इकट्ठा करना, इस पर ही उनका पूरा जीवन डिपेंड करता था। अब देखो ये क्या इकट्ठा करते थे, फल, कंदमूल, बीज, शहद, ये सारी चीजें ये इकट्ठा किया करते थे। और छोटे जानवरों का शिकार करके जीवन यापन ये करते थे, क्योंकि बड़े जानवरों को कैसे कंट्रोल करना है, उनके साथ किस प्रकार से उनका शिकार करना है, ये इस चीज का ज्ञान इनको नहीं था। छोटे जानवरों को ये इजीली उनका शिकार कर पाते थे, इसलिए छोटे जानवरों का ही शिकार करते थे। इस काल में कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आदि मानव काल में नहीं पता था कृषि नाम की कोई चीज होती है, या फिर पशुपालन करके हम उनसे दूध वगैरह ले सकते हैं, ये इनको ऐसा नहीं पता था। घुमंतु जीवन शैली थी, घुमंतु नाम से ही समझ आता है। मनुष्य स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता था। कब रहना शुरू करा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जब कृषि आ गई, तब कृषि इनको करनी आ गई, तब इन्होंने रहना शुरू किया।
भोजन एवं पानी की खोज में निरंतर भ्रमणशील रहता था, इसलिए इसे घुमंतु समाज कहा जाता है। ठीक है, भोजन की और पानी की खोज में ये इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक है, एक जगह रुके, कुछ टाइम रुके, वहां पर भोजन अपना करा इन्होंने, पानी किया, जब तक वहां के रिसोर्सेज इन्होंने यूज किए किए फिर उसके बाद जब वो खत्म हो गए, फिर ये अगली जगह चल दिए रिसोर्सेज की खोज में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सरल औजारों का प्रयोग। पत्थर, लकड़ी, हड्डी से बने औजारों का प्रयोग होता था। किसी प्रकार की कोई धातु यूज नहीं होती थी। ठीक है, किसी भी प्रकार की धातु यूज नहीं होती थी। ओके, पत्थर, लकड़ी और हड्डी से बने औजार ये यूज किया करते थे। औजार कौन कौन से थे? हाथ कुल्हाड़ी, भाले, तीर कमान। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ। ठीक है, इनके औजारों के। किस लिए यूज करते थे? शिकार करने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए। ओके, कोई खूंखार जानवर मिल गया तो अपनी उससे सुरक्षा ये कर सके। नेक्स्ट आ जाता है सामूहिक जीवन। मनुष्य अकेला नहीं, समूहों में रहता था, जिससे सहयोग और सुरक्षा की भावना विकसित हुई। ठीक है, अकेले ये नहीं रहते थे, ये टोलियों में रहा करते थे। ठीक है, और वो टोली कितने जनों की होती थी? 20 से 25 लोग उस टोली में होते थे। और जो टोलियां होती थी वो टोलियां भी कोई ज्यादा दूरी पे नहीं होती थी, लगभग लगभग आसपास ही ये रहा करते थे, ताकि क्या हो सके, इनके अंदर सुरक्षा की भावना आ सके कि हाँ भाई, अभी हम सुरक्षित हैं। क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं, सुरक्षित महसूस होता है ना, और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, सहयोग भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक समानता। धन संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी, ये तो बाद में आई जब कृषि आ गया। ओके, सभी सदस्य समान रूप से संसाधनों का उपयोग करते थे। ऐसा नहीं था कि संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार था या किसी एक टोली का एकाधिकार था। ऐसा कुछ नहीं था, सभी सदस्य समान रूप से संसाधनों को उपयोग किया करते थे, किसी की वो एक जागीर नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति पर निर्भरता। प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, वर्षा, आंधी, तूफान को अलौकिक माना जाता था। ठीक है, ये जो थे आदि मानव, ये इन शक्तियों को, अग्नि, वर्षा, आंधी, तूफान को, ये कहते थे, ये मानते थे कि ये सुपर नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, जैसे अभी हम भूत वूत की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना सुपर नेचुरल है ये तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आदि मानव सोचते थे ये कोई हवा वहुआ है। ठीक है, हवा माना करते थे इनको, अग्नि, वर्षा, आंधी, तूफान को, और ये इनसे भयभीत भी रहते थे, डरते थे ये इन चीजों से। ओके, और इनसे इनका जीवन भी प्रभावित होता था। ठीक है, माइग्रेशन इनको करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, इन चीजों की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, दो चीज पूछी गई है ना, उसमें भाषा की भी भूमिका बतानी थी और आदि मानव के समाज की विशेषताएं बतानी थी। विशेषता हो गई, अभी भाषा की भूमिका देखते हैं। संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम मीन्स कम्युनिकेशन का माध्यम। ठीक है, भाषा ने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करने में मदद की, जिससे समूह के भीतर बेहतर तालमेल हुआ। ठीक है, जब भाषा आ गई तो ये अपने विचार, भावनाएं और अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांट पाए, जिससे क्या हुई, समूह में बेहतर कोऑर्डिनेशन आ पाया। इनके अनुभव देखो, क्या क्या होते होंगे इनके अनुभव, कि आज मैं उस एक फला जानवर का शिकार करने गया था और मैंने उसको एक ही तीर में ढेर कर दिया, और मैंने वो इस प्रकार किया। तो ये अपने दोस्त को इसने बताया, ठीक है, वो उसने अपने दोस्त को बताया। तो इस प्रकार के अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को शेयर करते थे, अपनी भावनाएं बताते थे, विचार ये एक दूसरे को बताते थे। इनसे इनकी हेल्प हो जाया करती थी और इनका कोऑर्डिनेशन भी आपस में अच्छा रहता था। बिन भाषा के तो ये सब नहीं हो सकता ना, इनका जो है सरवाइव करना और भी सुगम हो जाया करता था। ठीक है, सहूलियत भरा हो जाया करता था भाषा से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक संगठन का विकास। भाषा के कारण नियम, परंपराएं, सामाजिक व्यवहार विकसित हुआ। मीन्स समाज में कैसे व्यवहार करना है, जिससे समाज अधिक संगठित हुआ और स्थिर बना इनका समाज आदि मानवों का। फिर नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान का संचरण। भाषा ने ज्ञान और तकनीक को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम किया। ठीक है, जो भाषा थी उसके कारण
ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं। एक पिता है, आदि मानव समाज का पिता। उसने अपने बेटे को बताया कि बेटा, ये जानवर है, ये बड़ा उत्पाती है, जब शिकार करने जाओ इससे बच के रहना। ठीक है। या फिर बताया कि ये जानवर है, ठीक है, ये इजीली काबू में आ जाता है, इसका शिकार करना ये सही है। ओके। सर्वाइवल स्किल उनको सिखाई। ठीक है, सरवाइव कैसे करना है। और ज्ञान भी उन्होंने पहुंचाया कि ये पत्थर है, ये हड्डियां हैं, इनसे औजार इस तरीके से बनाने हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया। ओके, ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ। फिर आ जाता है सांस्कृतिक विकास। कथाएं, गीत और धार्मिक विश्वास भाषा के माध्यम से विकसित हुए, जिससे क्या हुआ, मनुष्य का सांस्कृतिक विकास हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट इनका हुआ। नेक्स्ट आ जाता है मानव को विशिष्ट पहचान। भाषा ने मानव को अन्य जीवों से अलग पहचान दी। अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कि 84 लाख किस्म के पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, उनसे हमें एक अलग पहचान मिली। सोचने, योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमता दी। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। आदि मानव समाज प्रकृति पर आधारित, सरल और सामूहिक था। ठीक है, सामूहिक था ना, अकेले नहीं रहते थे, टोलियों में था। टोली वर्ड आप यूज करना, सामूहिक या समूह वर्ड यूज आप मत करना, टोली वर्ड का आप यूज करना। भाषा ने मानव समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक रूप से विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी और सब्जेक्ट्स की भी हम ऐसे ही इसी प्रकार सेशन लेकर आने वाले हैं। अब आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन। कांस्य युग को तकनीकी क्रांति क्यों कहा जाता है। पहले कांस्य युग जान लो आप। देखो, इतिहास को ना लिपि के आधार पर भी बांटा हुआ है और धातु के आधार पर भी बांटा हुआ है। धातु के आधार पर कैसे, देखो, जब पत्थर का यूज हो रहा था, ठीक है, तो उसको क्या कह दिया गया, पाषाण काल। ठीक है। फिर जब कांस्य का यूज होने लगा, उसको कह दिया कांस्य युग। और जब तांबे का भी यूज हो रहा था और पत्थर का भी यूज हो रहा था, उसको कह दिया ताम्र पाषाण युग। ठीक है, पहले तांबा आया फिर कांसा आया, ये आप सिक्वेंस आपको याद रखना, पहले तांबा फिर कांसा। ठीक है, उसको कांस्य युग कह दिया। जब लोहे का यूज होने लगा, उसको लौह युग कह दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास को बांटा हुआ है। तो ये कांस्य युग को तकनीकी क्रांति क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तांबा और कांस्य के उपयोग की भूमिका स्पष्ट हमको करनी है। पहले आ जाती है इसकी भूमिका। देखो, आपको आंसर राइटिंग भी इग्नू में इसी प्रकार से करनी है। मैंने तो देखो कम लिखा हुआ है, बट मैं आपको ओरली बता रही हूँ ना काफी। आपको 4 से 5 पेज का आंसर लिखना है। ठीक है, 4 पेज का लिख रहे हो तो भी ठीक है, 5 पेज का लिख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आपको नहीं मिल रहा है कंटेंट, ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप 3 पेज का लिख सकते हैं, लेकिन 4 पेज का ही आप लिखिएगा। बाकी अगर आप इस सेशन को एंड तक देख लेते हैं, तो आप क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे फिर हवा में। ठीक है। हाँ, तो इसकी भूमिका आ जाती है। कांस्य युग मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन काल था, क्योंकि जब पत्थर के औजारों से धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, पहले पत्थर के औजार यूज हो रहे थे, उसके बाद धातु के होने लगे। और धातु में भी कौन से, पहले तांबे का है, उसके बाद कांस्य का है। तांबा और कांस्य के उपयोग ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। ठीक है, अलग अलग फील्ड में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आए। पहले आ जाता है कांस्य युग को तकनीकी क्रांति क्यों कहा जाता है, कारण जान लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहला कारण आ जाता है धातु तकनीक का विकास। धातु गलाने और ढालने की कला ने मजबूत, टिकाऊ और प्रभावी औजार बनाए। ठीक है, पत्थर के जो औजार थे, वो इतने यूज करने में उनको आसानी नहीं होती थी। ठीक है, यूजफुल तो वो होते थे, पर उनको
आसानी नहीं होती थी और वो ना ज़्यादा टिकाऊ होते थे। ठीक है? तो धातु ने एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया तकनीक में। नेक्स्ट कारण आ जाता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। धातु के औजारों से कृषि, शिकार और शिल्प कार्य अधिक कुशल हुए। जब धातु के औजार से कृषि हुई, ठीक है? कृषि जब खेती करते हैं उसके काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है? जिसमें से एक खेत को जोतना होता है, वो बैलों के पीछे हल लगा के जोतते थे ना पहले, तो वो हल में जो लोहे की फाल लगा देते हैं, सॉरी, पहले तो लोहा तो काफ़ी बाद में आया, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तांबे और कांसे की। तो वो जब धातु की फाल लगा देंगे तो उससे क्या होगी ना, खेत की जुताई अच्छे से होगी, ठीक है? और भी काफ़ी सारे प्रकार के औजार यूज़ हुए खेती में, तो जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और शिकार में जब यूज़ हुए धातु के, तो शिकार करने में काफ़ी आसानी हो गई, ठीक है? शिल्प कार्य अधिक कुशल हो गए। ओके, नेक्स्ट कारण आ जाता है विशिष्टीकृत कारीगरी। धातु शिल्प एक पेशा बन गया, ठीक है? धातु शिल्प, लुहार मीन्स, ठीक है? ये एक प्रोफेशन बन गया, लुहार वाला, जिससे श्रम विभाजन और पेशेवर विशेषज्ञता बढ़ी, ठीक है? श्रम विभाजन, अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया ना, पिछले से पिछले में, सॉरी, फर्स्ट में। शहरी सभ्यताओं का विकास, बेहतर हथियारों और औजारों ने सिंधु, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं को सुदृढ़ किया, ठीक है? कांस्य युगीन सभ्यता मैंने आपको बताया था ना, तो ये सभ्यताओं का विकास हुआ धातु के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है तांबा और कांस्य का उपयोग की भूमिका, ठीक है? इसकी भूमिका देखते हैं। तांबे का उपयोग, मानव द्वारा पहली बार उपयोग की गई धातु, ठीक है? जो सबसे पहली बार मनुष्य ने जो धातु यूज करा था, वो कौन सा था? तांबा। पत्थर से बेहतर था ये, ठीक है? काफी ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये नरम था, जल्दी से ये घिस जाया करता था। फिर कांस्य का आविष्कार हुआ, तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाया गया, ठीक है? देखो कैसे, तांबा लिया, उसमें इनको टिन को मिक्स करा, उससे क्या बन गया, कांसा बन गया, जो अधिक कठोर और टिकाऊ था, ठीक है? उससे ज्यादा तांबे से ज्यादा सॉलिड थे इसके औजार। और जब इनके औजार कठोर होंगे तो उन औजार से जो भी काम करना है, वो काम क्या है, और ज्यादा अच्छे से होगा, और ये टिकाऊ भी थे, ठीक है? इसका उपयोग कृषि उपकरणों, हथियारों और घरेलू वस्तुओं में हुआ। नेक्स्ट भूमिका आ जाती है कृषि और युद्ध में भूमिका। कांसे के हल, फावड़े, दराती और हथियारों ने कृषि उत्पादन और युद्ध की प्रकृति दोनों को बदल दिया, ठीक है? जब खेती में हल, इसका यूज होएगा कांसे का, फावड़े का यूज इसमें होगा, ठीक है? धातु का फावड़ा आ गया, दराती आ गई धातु की, और हथियार भी आ गए धातु के, ठीक है? तो इससे क्या होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या क्या होगा, वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। युद्ध की प्रकृति भी बदल जाएगी, युद्ध जीतना आसान हो जाएगा इससे। फिर नेक्स्ट भूमिका आ जाती है व्यापार का विस्तार। तांबा और टिन की उपलब्धता सीमित होने पर दूरस्थ व्यापार नेटवर्क विकसित हुए। देखो जो ये कांसा और तांबा था, ये हर एरिया में अवेलेबल नहीं था, ठीक है? हर एरिया में अवेलेबल ना होने की वजह से क्या हुआ, इसका व्यापार स्टार्ट हुआ। जहां पर थे उन्होंने इसको बेचना शुरू करा, इससे क्या हुआ, दूर का व्यापार विकसित हुआ, मीन्स अंतर क्षेत्रीय या फिर अंतर देशीय व्यापार स्टार्ट हुआ। ओके, जिससे व्यापार क्या हुआ, विकसित हो गया, व्यापार नेटवर्क बन गया। नेक्स्ट भूमिका आ जाती है सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। धातु तकनीक पर नियंत्रण रखने वाले समूह शक्तिशाली बने, जिससे वर्ग और राजनीति सत्ता का विकास हुआ। जिन भी समूह का धातु तकनीक पर नियंत्रण था, वो क्या हो गए, पावरफुल बन गए वो समूह, जिससे क्या हुआ, वर्ग और राजनीतिक सत्ता का विकास हुआ। धीरे धीरे वो क्या बन गए, शासक वर्ग वो बन गए, ठीक है? फिर आ जाता है इसका निष्कर्ष।
कांस्य युग को तकनीकी क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में धातु तकनीक ने उत्पादन, युद्ध और सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव किए। तांबा और कांस्य के औजारों ने उन्नत सभ्यताओं की नींव रखी, जैसे कि सिंधु और मेसोपोटामिया। अब आ जाता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो इसका अभी करंट नाम है। ठीक है, इसकी प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं नगरीय विशेषताओं का वर्णन करना है। पहले आ जाती है इसकी भूमिका। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, जिसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता सामाजिक समरसता, आर्थिक समृद्धि और उन्नत नगरीय योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थी, मीन्स फेमस थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही चुटकियों में आप इसको उड़ा देंगे। ठीक है, फिर भी लेकिन एक बार इसको आप देख लें ध्यान से। ओके, सबसे पहला आ जाती है इसकी सामाजिक विशेषताएं। सुव्यवस्थित और अनुशासित समाज था। ठीक है, काफी डिसिप्लिन और सुव्यवस्थित इनका समाज था। पक्के ईंटों के मकानों में ये क्या करते थे, निवास करते थे, मीन्स इनके जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। समाज में जाति या वर्गों का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक है, जब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिससे ये पता लग सके कि यहाँ पर जाति या वर्ग का ये एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जिससे सामाजिक समानता का संकेत मिलता है। ठीक है, मीन सामाजिक समानता इधर थी। सूती और ऊनी वस्त्र ये पहना करते थे। मातृ देवी और पशुपति की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, प्रोटो शिव, जो कि अभी भी हम बोलते हैं ना महादेव का एक नाम है, भगवान शिव का पशुपति, तो उनकी ये पूजा किया करते थे। स्वच्छता पर विशेष ध्यान, स्नानागार और नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, स्वच्छता पर, हाइजीन पर ये बहुत ध्यान दिया करते थे। स्नानागार मीन्स बाथरूम थे हर घर में, और नालियों की व्यवस्था तो इनकी इतनी उन्नत थी, इतनी बढ़िया थी कि ऐसी व्यवस्था आज तक भी नहीं है। ठीक है, इतनी बढ़िया इनकी नालियों की, मीन्स जल निकासी की इनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया थी। ओके, अब आ जाती है इनकी आर्थिक विशेषताएं। कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। इनके प्रोफेशंस भी ये थे, कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक है, ये तीन प्रोफेशंस एग्जिस्ट उधर करते थे। गेहूं, जौ, चावल, कपास की खेती होती थी। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल, कपास, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो कि याद ही रखनी पड़ती हैं। सब चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती, कुछ रट्टा मारने वाली चीजें भी होती हैं। कपास की खेती विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है, कपास की खेती के विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। पशुपालन में ये क्या करते थे, गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी ये पाला करते थे। हस्तशिल्प उद्योग जैसे मनके बनाना, धातु कार्य और बर्तन निर्माण। ठीक है, धातु कार्य लोहार, बर्तन निर्माण कुम्हार। ठीक है, ये सब हस्तशिल्प के अंतर्गत ये काम ये किया करते थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों प्रचलित थे। ठीक है, मीन्स आपस में जो इनके शहर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, ये आपस में भी व्यापार करते थे और विदेशी व्यापार भी करते थे। विदेशी व्यापार किससे करते थे, मेसोपोटामिया से। ये समकालीन ही है। ठीक है, ये समकालीन है, दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से व्यापार करते थे, इस चीज के प्रमाण हैं। माप तोल की मानकीकृत प्रणाली और मुहरों का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, माप तोल के लिए किसका यूज करते थे, बाट का, किसी चीज को मापने या तोलने के लिए बाटों का यह प्रयोग किया करते थे। और मुहर प्रणाली थी, देखो जो आज हम चीजें खरीदते हैं वो सील्ड पैक रहती है। ओके, जैसे हम पेप्सी खरीदते हैं तो उसका जो ढक्कन होता है वो सील सील पैक होता है एकदम। और अगर हम बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो वो एकदम पैक होता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज
एकदम अभी इसको हम खोलेंगे और ये यूज्ड नहीं है, ठीक है, ये इस चीज का प्रमाण होता है ना। तो इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता वाले क्या करते थे, जो भी इनकी चीज होती थी, प्रोडक्ट होता था, उसको ये मिट्टी की उस पर एक सील सी लगा देते थे। ठीक है, मिट्टी से उसको सील करके उस पर एक मुहर ये लगा देते थे, जो किस चीज का प्रमाण होता है कि हाँ भाई ये चीज एकदम पैक्ड है। ठीक है, इसको पहले यूज नहीं किया। नेक्स्ट आ जाती है नगरीय विशेषताएं। तो नगर इनके योजनाबद्ध थे और व्यवस्थित थे। ठीक है, बहुत बढ़िया ये एक सभ्यता थी। ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ठीक है, ग्रिड पैटर्न मीन्स 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को इनकी सड़कें ऐसे ऐसे करके काटती थी। मीन्स कोई भी गली इनकी बंद नहीं थी। ठीक है, एक भी गली इनकी बंद नहीं थी। जैसे आज क्या होता है, कोई गली छोटी है, कोई गली बड़ी है, और कहीं पे जा रहे हैं किसी गली में तो वो बंद हो जा रही है एंड में जाके। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। ठीक है, ग्रिड पैटर्न पर ये आधारित थी। नगर दो भागों में बटे थे। दुर्ग, जिसको उच्च नगर भी कह सकते हैं, और निचला नगर। जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर स्थित था, लेकिन उसका आकार छोटा था। ठीक है, और जो निचला नगर था वो नीचाई पर स्थित था, लेकिन उसका आकार बड़ा था। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो दुर्ग था उसमें अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और जो निचला नगर था उसमें आम वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, पक्की सड़कों का जाल, वही ग्रिड पद्धति। ठीक है, पक्की सड़कें थी। नालियों की उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बता दिया। प्रत्येक घर में स्नान घर यानी कि बाथरूम थे। जल आपूर्ति की सुविधा थी, कुएं थे हर घर में। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार था। ठीक है, ग्रेट बात। जिसमें क्या अनुमान लगाया जाता है कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता होगा। ठीक है, जैसे आजकल धार्मिक स्नान होता है ना, अब जैसे कि गंगा स्नान हो गया और कुंभ हो गया, माघ मेला हो गया, इनमें क्या होता है, धार्मिक स्नान होते हैं। तो इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता होगा। एक धार्मिक स्नान हुआ वहां पे करता होगा। सार्वजनिक भवन, गोदाम, कुएं और बाजार। सार्वजनिक भवन में ये क्या करते थे, कोई प्रोग्राम जैसे सामूहिक प्रोग्राम ये करते थे। गोदाम थे, कुएं थे और बाजार थे व्यापार के लिए। निष्कर्ष आ जाता है फिर इसका, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत, समृद्ध और सुव्यवस्थित सभ्यता थी, जिसने सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धि और उन्नत नगरीय जीवन की मिसाल पेश की। इसके अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास की मजबूत नींव है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, प्रारंभिक मेसोपोटामियाई सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भूमिका आ जाती है इसकी, मेसोपोटामिया दो नदियों टाइग्रिस, दजला, यूफ्रेट्स, फरात के बीच का क्षेत्र है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है ये। यहाँ सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताओं का उदय हुआ। पहले इसकी भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विशेषताएं देखते हैं। मेसोपोटामिया उपजाऊ क्षेत्र था, जिसको उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी शेप अर्धचंद्राकार जैसी थी इस क्षेत्र की। नदियां सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती थी। देखो जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, वो नदियों के आसपास ही डेवलप हुई, क्योंकि उससे उनको जल की उपलब्धता हो जाया करती थी, जल की आपूर्ति उनको हो जाती थी। परंतु बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकता थी। ठीक है, बाढ़ आने का खतरा था और उसको कंट्रोल करने की इनको क्या थी, आवश्यकता थी। इन चुनौतियों ने संगठित प्रयास और प्रशासन की मांग की। ठीक है, जब ये चुनौतियां आई बाढ़ जैसे किस्म की, तो इनसे क्या हुआ, इनसे क्या मांग उठी कि एक संगठित प्रयास होना चाहिए और प्रशासन भी होना चाहिए, जिससे कि इन सारी समस्याओं से हम एक साथ निजात पा सकें। फिर आ जाती है कृषि और आर्थिक जीवन। गेहूं, जौ, खजूर प्रमुख फसलें थी।
सिंचाई, नहरों का विकास, ठीक है, नहरों का विकास हो गया था सिंचाई के लिए खेतों में, जिससे पानी की उपलब्धता हो जाती थी खेतों के लिए। कृषि अधिशेष ने व्यापार और शिल्प को बढ़ावा दिया। मैंने कहा कृषि अधिशेष, वर्ड आप एकदम रट लो इसको, ठीक है, इस वर्ड को आप यूज करना पेपर में, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। आंतरिक और बाह्य व्यापार प्रचलित था, ठीक है, मीन्स आपस में भी ये करते थे, जितनी भी थी ये सभ्यताएं, सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन, असीरियन, आपस में भी करते थे और बाहर से भी करते थे, वही सिंधु घाटी से, ठीक है। धातु, लकड़ी, पत्थर ये आयात करते थे। फिर आ जाता है नगरीकरण और नगर राज्य। प्रमुख नगर थे इसके उर, उरुक, लगाश। प्रत्येक का अपना राजा था, देवता और प्रशासन था, ठीक है, अलग अलग अपना अपना सबका। हर शहर का अपना एक राजा होता था, देवता होता था और प्रशासन वहां का होता था अपना अपना। नगरों में मंदिर, बाजार और आवासीय क्षेत्र को विभाजित किया गया था, ठीक है, जो कि इनका काफी एक अच्छी सभ्यता को दर्शाता है जो ये चीजें हैं। फिर आ जाती है सामाजिक संरचना। समाज वर्गों में विभाजित था। राजा, पुरोहित, अधिकारी ये आते थे उच्च वर्ग में, ठीक है, राजा, पुरोहित और अधिकारी जो थे वो किस में आते थे? उच्च वर्ग में। व्यापारी, कारीगर और किसान ये किस में आते थे? मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में। और दास क्या थे? वो निम्न वर्ग में आते थे, ठीक है, 3 वर्गों में इनका विभाजन था समाज का, ठीक है, जो कि आज भी होता है, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। परिवार पितृसत्तात्मक था, ओके, मीन्स पुरुष प्रधान, जिसके बाद सत्ता किसके, जैसे कि एक पिता है, उसके बाद सत्ता गई उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को, धन संपत्ति भी उसकी और सत्ता भी घर की। पुरुष प्रधान इनका समाज था। स्त्रियों की स्थिति सीमित थी। फिर आ जाता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक है, मीन्स हम ये लोग मानते थे वहां के जो राजा है वो ईश्वर का बेटा या ईश्वर का भेजा हुआ दूत है ये राजा हमारा। संगठित शासन था, कानून बनाए गए थे। हम्मुराबी का कानून संहिता प्रमुख उपलब्धि थी, ओके, इनकी जो कानून संहिता थी उसको कहा जाता था हम्मुराबी कानून संहिता, जैसे हमारे भारत में है ना भारतीय न्याय संहिता, ऐसे ही इनकी थी हम्मुराबी कानून संहिता, जो कि ये संहिता इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेसोपोटामिया सभ्यता की। नेक्स्ट आ जाता है लेखन विज्ञान और संस्कृति। कीलाक्षर लिपि क्यूनिफॉर्म का विकास हुआ। कीलाक्षर लिपि क्या होती है? गीली मिट्टी की पट्टी बनाई जाती है, ठीक है, उससे कील पर लिखते हैं फिर, ओके, तो उसको कह देते हैं कीलाक्षर लिपि। ये दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। लेखन का उपयोग प्रशासन, व्यापार और धर्म में होता था। गणित, खगोल विज्ञान, कैलेंडर का ज्ञान था इनके पास, ठीक है, गणित का, खगोल विज्ञान का और कैलेंडर का। बहुदेववादी और मंदिर धार्मिक केंद्र थे इनके। बहुदेववाद मीन्स जो कि मानते हैं कि भगवान एक नहीं है, भगवान एक से अधिक है, वो हो गए बहुदेववादी। और मंदिर जो थे वो इनके धार्मिक केंद्र थे, ठीक है। एक होता है एकेश्वरवाद, जो कि कहते हैं कि भगवान एक ही है, ठीक है, और बहुदेववाद मीन्स अधिक है। तो ये बहुदेववाद में मानते थे और मंदिर इनके धार्मिक केंद्र थे। निष्कर्ष, प्रारंभिक मेसोपोटामियाई सभ्यता ने प्रशासन, कृषि, कानून, विज्ञान और नगरीय जीवन की नींव रखी। इसकी उपलब्धियां मानव इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, माइलस्टोन साबित हुई। अब आ जाता है आपका 6th क्वेश्चन। फारसी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। फारसी साम्राज्य के बारे में बताना है कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सबसे पहले आ जाती है इसकी भूमिका। फारसी साम्राज्य प्राचीन विश्व के विशालतम और संगठित साम्राज्यों में से था। देखो जो आपका आज का ईरान है ना, ये पहले क्या था, इसका नाम था, इस देश का नाम फारस, ओके, और उसी फारस देश में फारसी साम्राज्य था, ओके, अभी का ईरान, पहले का ये फारसी साम्राज्य। खासकर हखामनी वंश के समय इसका उत्कर्ष हुआ, ओके, ये उसके समय क्या हुआ, इसका ज्यादा उद्भव हुआ।
फारसी प्रशासन दक्षता, सहिष्णुता और केंद्रीकरण के लिए प्रसिद्ध था। केंद्रीकरण कैसा होता है? जब पावर क्या होती है? बटी हुई नहीं होती कि इतनी पावर राज्य के पास है, इतनी फिर केंद्र के पास है, जैसे हमारे भारत में है। अलग अलग है ना, ग्राम पंचायत के पास भी पावर है और राज्य के पास भी पावर है और केंद्र के पास पावर है। तो इसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। लेकिन केंद्रीकरण में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, किसी समूह के पास ही पावर सारी की सारी होती है, वो उस सत्ता का केंद्र होता है, उसको कहते हैं केंद्रीकरण। राजा के पास ही सारी पावर थी फारसी साम्राज्य में, और ज्यादातर सभी साम्राज्यों में केंद्रीकृत ढांचा ही होता है। अब देख लेते हैं इसके प्रमुख तत्व। सम्राट की भूमिका। सम्राट सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र क्या था? राजा ही था। राजा ने कह दिया हाँ तो हाँ, राजा ने कह दिया ना तो ना, किसी फैसले को लेकर के। ईश्वर द्वारा नियुक्त माना जाता था कि भाई ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, ईश्वर का बेटा, ईश्वर ने हमारे लिए इसको चुन करके भेजा है। प्रशासन, सेना, न्याय और कर व्यवस्था का प्रमुख राजा ही होता था। ठीक है, साम्राज्य की एकता और स्थिरता का प्रतीक भी राजा होता था। नेक्स्ट आ जाती है सत्रपी या फिर छत्रपी प्रणाली। ठीक है, ये दोनों वर्ड यूज हो जाते हैं, सत्रपी भी लिखा आ जाता है, छत्रपी भी लिखा आ जाता है, गूगल पे भी दो दो आ रहे हैं। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। देखो, जैसे प्रांत हमारे ब्रिटिश इंडिया में थे ना, जब उपनिवेश था भारत, तो उसमें प्रांत थे, जैसे कि पंजाब प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत। तो इसी तरीके से यहाँ भी प्रांत थे, लेकिन हम प्रांत को क्या कहा जाता था? छत्रपी। छत्रपी कहा जाता था। तो आगे मैं छत्रपी वर्ड यूज करूं तो आप प्रांत समझ जाना। ओके। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख छत्रप होता था, और उस छत्रप की पोस्ट क्या होती थी? गवर्नर की। गवर्नर को छत्रप कहा जाता था उधर। कर संग्रह, कानून और प्रशासन संभालता था ये छत्रप, मीन्स गवर्नर। क्षत्रप सैन्य और वित्तीय अधिकारी को अलग रखा गया ताकि भ्रष्टाचार और विद्रोह को रोका जा सके। जो राजा थे ना, वो क्षत्रप, सैन्य और वित्तीय अधिकारी को अलग अलग नियुक्त करते थे और इनको अलग अलग ही रखते थे, ताकि करप्शन हो ही ना। इनका मेल मिलाप होगा तो करप्शन भी होगा, तो इसलिए इनको अलग अलग ही रखा जाता था। कर और राजस्व। सुव्यवस्थित कर प्रणाली थी। प्रत्येक प्रांत निर्धारित कर नकद या वस्तु में वसूला जाता था। ओके, जो प्रांत थे उनसे या तो कैश लिया जाता था, नकद, या फिर किसी वस्तु के रूप में, कोई कीमती वस्तु के रूप में कर उनसे वसूला जाता था प्रांतों से। इससे राजकोष मजबूत हुआ और प्रशासन स्थिर रहा। न्यायिक व्यवस्था। संगठित न्याय व्यवस्था थी। स्थानीय कानूनों का सम्मान होता था। उच्च न्यायालय सम्राट के अधीन था। जो सबसे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या था? इनके राजा के ही अधीन था। न्यायाधीशों की ईमानदारी और निष्पक्षता की दाद दी जाती थी। ठीक है, न्यायाधीश वहां के ईमानदार हुआ करते थे और निष्पक्ष भी हुआ करते थे। सैन्य प्रशासन। सम्राट सर्वोच्च सेनापति होता था। स्थानीय सेना और स्थानीय सैनिकों का, दोनों का प्रयोग किया जाता था सेना में। मेन थे अमर सैनिक दल, इमोर्टल्स। ये एक सेना की इनकी प्रमुख इकाई थी। फिर आ जाता है संचार और सड़क व्यवस्था। रॉयल रोड जैसी लंबी सड़कें बनी, जैसे हमारे यहाँ जीटी रोड है ना, इसी प्रकार से इनके यहाँ रॉयल रोड जैसी लंबी सड़क बनी। प्रभावी डाक व्यवस्था थी, जिससे प्रशासन और व्यापार सुदृढ़ हुए। नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को स्वतंत्रता और सम्मान दिया गया। ओके, मेन क्या था यहाँ पर? था पारसी धर्म। ठीक है, वो इधर मेन था, और बाकी भी और कई प्रकार के धर्म के व्यक्ति इधर निवास करते थे। सबको अपनी धर्म को, अपनी संस्कृति को मानने की स्वतंत्रता दी गई थी, सभी का सम्मान किया जाता था। ओके, ये क्या दिखाता है कि जो फारसी साम्राज्य था वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सहिष्णु था। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। फारसी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत, संगठित और व्यवहारिक थी।
छत्रपति प्रणाली, कर व्यवस्था, न्याय, सेना और सांस्कृतिक सहिष्णुता ने इसे दीर्घकालीन और प्रभावशाली बनाया। जब इतने अच्छे-अच्छे वहाँ पर कानून रहेंगे, इतनी अच्छी-अच्छी व्यवस्था रहेंगी, तो क्या होगा? साम्राज्य लंबे समय तक टिका रहेगा। विद्रोह की विद्रोह के चांसेस उधर कम रहेंगे। ठीक है? राजा का विद्रोह होगा और राजा को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, राजा की सत्ता को, इस प्रकार के चांसेस उधर कम होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर आ जाए कि डेरियस प्रथम के द्वारा किए गए सुधारों का विवेचन कीजिए। ठीक है? डेरियस प्रथम या फिर दारियस प्रथम भी आ सकता है, कि दारियस प्रथम ने या डेरियस प्रथम ने फारसी साम्राज्य में क्या-क्या सुधार किए, तो तब भी आपको यही आंसर लिखना है। ओके, तब भी आपको यही वाला आंसर लिखना होगा अपने एग्जाम में। ओके, अब आ जाता है 7th क्वेश्चन। प्राचीन यूनानी समाज में अभिजात वर्ग और कृषकों के बीच संघर्ष का वर्णन कीजिए। जो प्राचीन यूनान था, उसमें अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, उसके बारे में बताना है डिटेल में। लोकतंत्र के उदय में इसकी क्या भूमिका थी? जो संघर्ष उधर हुआ, इसकी लोकतंत्र के उदय में क्या भूमिका रही? देखो, पहले भूमिका आ जाती है। प्राचीन यूनानी समाज, विशेषकर एथेंस, यूनान की राजधानी। ठीक है, एथेंस क्या है? यूनान की राजधानी है। तो एथेंस में अभिजात वर्ग और कृषकों के बीच आर्थिक समानता, ऋण दासता और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था? जो ये कृषक वर्ग था, इनको इनके साथ असमानता हो रही थी, आर्थिक असमानता थी इनकी, क्योंकि ये गरीब हो रहे थे और जो अभिजात वर्ग था वो अमीर हो रहा था, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा था। ऋण दासता थी वहां पर, कि कर्जा दिया किसी को, अगला इंसान चुका नहीं पाया तो उसको क्या बना लिया? दास बना लिया, गुलाम बना लिया। तो ये सब कारणों की वजह से उधर संघर्ष उत्पन्न हुआ। इस संघर्ष ने सुधारों और लोकतंत्र के उदय का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया और दृढ़ कर दिया। अब आ जाता है अभिजात वर्ग और कृषकों के बीच संघर्ष। ठीक है, संघर्ष हुआ क्यों, ये बता देखते हैं पहले। अभिजात वर्ग का प्रभुत्व। अभिजात वर्ग जो था, अमीर वर्ग जो था, उसका क्या था? वहां पर दबदबा था। बड़े भूमि मालिक और शासन, न्याय, धर्म के पदों पर कब्जा था। किसका कब्जा था? अभिजात वर्ग वालों का कब्जा था। कानूनों की मनमानी व्याख्या ये करते थे। ठीक है, जो कि सबके लिए मान्य होती थी। फिर जब ये कानूनों की अपने अनुसार कर लेते थे ये व्याख्या, कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, तो इस वजह से भी संघर्ष उत्पन्न हुआ। कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब दया आ जाए इस प्रकार की स्थिति थी वहां पर किसानों की। सीमित भूमि थी इनके पास, यानी कि लिमिटेड भूमि थी इनके पास, जिससे क्या होता था? इनका अनियमित उत्पादन होता था। जितना इनको चाहिए रहता होगा उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। तो फिर क्या होता था? कर के कर यानी कि टैक्स के कर्ज में ये डूब जाया करते थे। भारी कर और ऋण इन पे था। वही बात कि भारी कर होगा, फिर ये उसको चुकाने के लिए उत्पादन तो हो नहीं पा रहा इतना, ये फिर कर्ज लेते थे। और फिर जब ये कर्ज ले लेते थे, वो चुका ये नहीं पाते थे, तो क्या बन जाते थे? ये दास बन जाते थे उसके, जिसने कर्ज दिया है। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक तनाव और विद्रोह। अभिजात वर्ग की मनमानी थी। ओके, मनमानी वो कर रहे थे ना, कानूनों की मनमानी व्याख्या कर रहे थे, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद थे सब पर यही बैठे थे, तो ये इनकी मनमानी वहां पर चल रही थी। कृषकों की बढ़ती कठिनाइयां, ये एक कारण था कि इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इनका उत्पादन नहीं हो पा रहा, इनको दास बना करके कृषि करवाई जा रही है, इनके प्रोडक्शन पर इनका अधिकार नहीं है। ओके, तो ये किसानों को इतनी सारी कठिनाइयां आ रही थी, इसीलिए विद्रोह हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सुधार और संघर्ष का समाधान क्या हुआ। ड्रैको के कानून आए। ठीक है, ड्रैको एक व्यक्ति थे, उन्होंने कानून बनाए। इनके कानून कठोर थे लेकिन समान कानून थे। मनमानी व्याख्या पर इन्होंने रोक लगा दी थी। जो अभिजात वर्ग के लोग मनमानी व्याख्या कर रहे थे ना कानूनों की, उस पर इन्होंने
रोक लगा दी थी। फिर ऐसे ही सोलोन या सोलन के सुधार, इन्होंने भी सुधार लाए। कहीं पर इनका नाम सोलोन आता है, कहीं पे सोलन आता है। ओके, गूगल पे भी दो दो नाम आ रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। ऋण दास्ता इन्होंने समाप्त कर दी, जो वहां पर कर्जे के बदले कि तू कर्जा नहीं चुका पा रहा, आके चल मेरी गुलामी कर, तो ये इन्होंने समाप्त कर दी। भूमि पर बंधक प्रथा हटाई, जो बंधक बना के खेती करवाई जा रही थी ना, जिसको बेगारी भी बोला जाता है, कि काम करवाते हैं जबरदस्ती और पैसा भी, उनको सैलरी भी नहीं देते, तो ये इन्होंने प्रथा, भूमि पर बंधक प्रथा इन्होंने हटा दी अपने सुधारों के तहत। आय के आधार पर राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन क्या करा इन्होंने कि जिसके पास जितनी ज्यादा सैलरी आती है, जिसकी कमाई ज्यादा है, उसको अधिक राजनीतिक अधिकार है, उसके पास ज्यादा राजनीतिक अधिकार है, और जिसकी कमाई कम है उसके पास कम राजनीतिक अधिकार है। तो ये वाली चीज तो इन्होंने अच्छी नहीं की। कृषकों को सीमित राजनीतिक अधिकार, किसानों के पास लिमिटेड ही राजनीतिक अधिकार रहे तब भी। ओके, इतना सब कानून आने के बाद, इतने सब सुधार आने के बावजूद भी कोई इतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया किसानों की स्थिति में। नेक्स्ट आ जाता है लोकतंत्र के उदय में संघर्ष की भूमिका। ये जो संघर्ष चला इनका अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग का, इन्होंने इस संघर्ष ने लोकतंत्र के उदय में कैसे भूमिका निभाई। तो राजनीतिक भागीदारी का विस्तार हुआ, वहां पर जब स्ट्रगल हुआ, जब वहां पर संघर्ष हुए तरह तरह के, तो ये क्या हुआ, राजनीतिक भागीदारी का विस्तार हुआ कि सबको राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको ज्यादा अधिकार है, कोई गरीब है तो उसको कम अधिकार है। समानता की भावना का विकास हुआ कि सब समान होने चाहिए। कोई अमीर है तो क्या वो ज्यादा बढ़िया है? ठीक है। तो क्या हुआ, समानता की भावना का विकास हुआ। क्लिस्थनीज के सुधारों से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव रखी गई, क्लिस्थनीज के सुधारों से। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। अभिजात वर्ग और कृषकों के संघर्ष ने एथेंस में लोकतंत्र के उदय का मार्ग खोल दिया। इस संघर्ष ने राजनीतिक भागीदारी, समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को जन्म दिया, जिसने विश्व के लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। जो विश्व में पहले सभी देश ऐसे लोकतंत्र नहीं थे, कहीं पे राजतंत्र था, कहीं पे तानाशाही था, कहीं पे कुछ था, अलग अलग तरीके के शासन चलते थे, लेकिन यहाँ से नींव पड़ गई विश्व के लोकतंत्र की। ओके, अब आ जाता है आपका 8वां क्वेश्चन। रोमन समाज में निम्न वर्गों और दासों की स्थिति का विवेचन कीजिए। देखो, ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, एक तो यूनान वाला हो गया, एक रोमन वाला हो गया, इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। आपको बस नाम याद करने लाइक, जैसे कि इसमें ये प्लेबियन नाम आ रहा है। ओके, वरना बाकी ये सेम सेम ही आंसर इसमें चल जाता है। भूमिका आ जाती है सबसे पहले इसकी। रोमन समाज अत्यंत वर्गीकृत और असमान था, काफी बटा हुआ था और काफी असमानताएं इधर थी। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्गों के साथ दास समाज का बड़ा हिस्सा था। ठीक है, तीन तो वर्ग थे ही थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, और दास समाज का बड़ा हिस्सा इधर एग्जिस्ट करता था। निम्न वर्ग और दासों की स्थिति दयनीय थी, पर उनका योगदान रोमन समाज के संचालन में अनिवार्य था, क्योंकि ये हर फील्ड में इनसे काम करवाया जाता था और इनके काम पर ही सब कुछ टिका हुआ था। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है रोमन समाज में निम्न वर्ग। देखते हैं अब कैसे कैसे है ये। प्लेबियन वर्ग आ जाता है सबसे पहले। प्लेबियन रोमन समाज का एक सामान्य जनवर्ग था, आम जनता। और इसमें कौन कौन से वर्ग आते थे? छोटे किसान इसमें आते थे, कारीगर आते थे, मजदूर आते थे, और व्यापारी भी इसके अंदर आते थे, प्लेबियन वर्ग के अंतर्गत। प्रारंभ में राजनीतिक अधिकार सीमित थे, लिमिटेड थे, काफी कम थे इन लोगों के पास, जो आम जनता जो थी, आम वर्ग थे। संघर्षों के बाद कुछ अधिकार इनको प्राप्त हुए, जब इन्होंने भाई कुछ मांगे उठाई, संघर्ष किया, इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, तब जाके इनको कुछ अधिकार प्राप्त हुए। जनसभा और जनप्रतिनिधि की स्थापना हुई। फिर आ जाता है शहरी निर्धन वर्ग, जो शहर में रहते थे लेकिन थे क्या, गरीब। ये सारे अभी हम निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, गरीब
राज्य द्वारा अनाज पर निर्भर, जो राज्य द्वारा अनाज मिलता है ना, गेहूं चावल जो मिलते हैं, उन पर जो निर्भर थे, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। शहरी निर्धन वर्ग के अंदर ये आते थे। रोटी और तमाशा द्वारा शांत इनको रखा जाता था। ये रोटी तमाशा क्या होता है? देखो, जो वहां का शासक वर्ग था ना, वो इन शहरी निर्धन वर्ग को क्या करता था? फ्री में रोटी दे देता था और फ्री में सर्कस दिखा दिया करता था। ठीक है। और इन दो चीजों के माध्यम से वो और मुद्दों को शांत रखा करता था। ठीक है। ताकि ये शांत रहे, इनका दिमाग भटका रहे, जो असंतोष है वो उजागर ही ना हो, ये अपने इसमें एंटरटेनमेंट में लगे रहे और खाने में ये लगे रहे। ठीक है, ये एक तरीके की क्या थी? कूटनीति थी। नेक्स्ट आ जाता है रोमन समाज में दासों की स्थिति। इनकी देखते हैं अब क्या इनकी सिचुएशन थी। युद्ध में पकड़े गए बंदी और ऋणदास। ठीक है, जो युद्ध में बंदी पकड़ लिए जाते थे, एक तो उनको दास बना लिया जाता था, और दूसरा जो कर्जा नहीं चुका पाते थे उनको दास बना लिया जाता था। फिर इनसे कौन कौन से काम करवाए जाते थे? खेती, घरेलू सेवा, जो भी घर के कार्य है, खाना बनाना, कपड़े धोना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे काम। और खदानों में जो माइंस होती हैं, कोयले की या फिर और किसी चीज की, इन सब में इनको काम कराया जाता था। कारखानों में भी इनको काम करवाया जाता, तो दासों से ये काम करवाते थे ये लोग। दासों को संपत्ति माना जाता था कि ये हमारी क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ये दास नहीं है, प्रॉपर्टी है। मानव इनको नहीं कंसिडर किया जाता था कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम इससे जो मर्जी जो जी चाहे वो कराएंगे। मालिकों के अधीन अमानवीय स्थिति, मालिकों के अधीन ये अंडर रहते थे, और एकदम इनकी कैसी थी? अमानवीय, जैसे कि मनुष्यों के साथ व्यवहार नहीं होता, इस किस्म की इनकी स्थिति थी, जानवरों जैसी इनकी स्थिति थी। फिर आ जाता है मुक्त दास, फ्रीड मैन। कुछ दासों को मुक्ति मिलती थी जिनको फ्रीड मैन कहा जाता था। उन्हें सीमित नागरिक अधिकार हुआ करते थे, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी कमी रहती थी। वो जो स्टेटस होता है ना, वो इनका लो ही रहता था कि हाँ, ये पहले दास था। और ये फ्रीडमैन व्यापार और कारीगरी में सक्रिय भूमिका, एक्टिव ये रहा करते थे। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक आर्थिक भूमिका। निम्न वर्ग और दास रोमन अर्थव्यवस्था की क्या थे? नींव थे, क्योंकि ये कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके काम पर ही एक तरीके से इनकी रोम की व्यवस्था टिकी हुई थी। कृषि, निर्माण, घरेलू कार्य, दास श्रम पर निर्भर थे। उच्च वर्ग विलासपूर्ण यानी कि लग्जूरियस जीवन वो जी सका। क्यों जी सका? क्योंकि काम तो उनका ये कर रहे हैं, इनके नौकर गुलाम बना के रखा हुआ है ना, अपना आप अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, काम सारे इनसे करवा रहे हैं। फिर आ जाता है विरोध और विद्रोह। दासों के कई बड़े विद्रोह हुए, जैसे स्पार्टाकस विद्रोह। स्पार्टाकस विद्रोह जो था, ये दासों का सबसे ही फेमस विद्रोह में से एक है। और ये क्या दिखाता है? ये विद्रोह रोमन समाज की कमजोरियों को ये उजागर करता है कि यहाँ पर इनका समाज कितना कमजोर है और कितना इनके मनुष्यों में भेदभाव किया जाता है। मशीन, एक तरीके जानवर समझा जा रहा है दासों को और निम्न वर्ग को। फिर आ जाता है निष्कर्ष। रोमन समाज में निम्न वर्ग और दासों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मीन्स दया के योग्य थी। पर उनका श्रम समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य था। जो इनका श्रम था, जो इनकी मेहनत थी, वो इनकी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे रही थी काम करके। और जो बाकी उच्च वर्ग के लोग थे, वो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। यह वर्गीकृत व्यवस्था सामाजिक असमानता के साथ आर्थिक समृद्धि का आधार बनी। अब आ जाता है आपका 9th क्वेश्चन। खाना बदोश समूहों ने किस प्रक्रिया के माध्यम से साम्राज्य स्थापित किए? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। खाना बदोश कौन होते हैं? खाना बदोश ऐसे लोग जो स्थायी कृषि नहीं करते या फिर नगरों में, शहरों में निवास नहीं करते। क्या करते हैं ये पशुपालन करके घुमंतु जीवन जीते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को खानाबदोश समूह कहा जाता है। पहला जाती है इसकी भूमिका। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के खानाबदोश समूहों ने अपनी सैन्य शक्ति
नेतृत्व, प्रशासनिक अनुकूलन के माध्यम से शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। ठीक है, हमें हमें किसके बारे में बात करनी है? ऐसे खानाबदोश समूह जिन्होंने धीरे धीरे करके एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वो शासक वर्ग बन गए। हमें ऐसे खानाबदोश साम्राज्य की बात यहाँ पर करनी है। अब जाता है प्रमुख प्रक्रियाएं, देखते हैं किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से। ओके, खानाबदोश जीवन शैली एवं सैन्य शक्ति, घुड़सवारी, धनुर्विद्या यानी कि वो तीर कमान चलाने में क्या थे, ये प्रवीण थे, माहिर थे ये। लचीली एवं तीव्र सेना थी इनकी, तीव्र यानी कि काफी एक्टिव सेना थी इनकी, दुरुस्त एकदम। और फिर जब इनमें ये सारी खूबियां थी ना, तो सबसे पहला स्टेप तो साम्राज्य स्थापित करने का इनका यही रहा। ठीक है, क्योंकि ये इतने माहिर थे इन चीजों में। सेकंड प्रक्रिया आ जाती है राजनीतिक संगठन और नेतृत्व का उदय। कबीलाई संगठन से शक्तिशाली नेताओं का उदय हुआ। जो ये कबीले थे, इनका समूह था खानाबदोशों का, इनमें कुछ शक्तिशाली नेताओं का उदय हुआ जिन्होंने विभिन्न कबीलों को क्या किया, एकजुट किया। ठीक है, उनका क्या कर दिया, मर्ज उनको कर दिया, काफी सारे बहुत सारे कबीलों को मर्ज कर दिया। उदाहरण के लिए कौन, चंगेज खान। ठीक है, मंगोल के जो राजा थे, सुना ही होगा आप सबने नाम, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है इनके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है स्थायी समाजों से संपर्क और संघर्ष। संसाधन और संपत्ति के लिए बाद में स्थायी शासन स्थापित किया। ठीक है, संसाधन की और संपत्ति की संघर्ष के लिए इन्होंने क्या कर दिया, बाद में परमानेंट शासन स्थापित कर दिया। पहले तो ये घूम रहे थे ना इधर से उधर खानाबदोश, तो फिर इन्होंने बाद में स्थायी शासन स्थापित कर लिया। उदाहरण के लिए हुणों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने करा था रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर जाकर इन्होंने आक्रमण कर दिया था, जिससे क्या हो गया था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य को उन्होंने कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रशासनिक ढांचे को अपनाना। स्थानिक प्रशासनिक प्रणालियों को अपनाया इन्होंने। ये साम्राज्य स्थापित करने के बाद इन्होंने कर प्रणाली को भी अपना लिया, वहां के कानूनों को भी अपना लिया, नौकरशाही इन्होंने विकसित की, ब्यूरोक्रेसी। फिर स्थानीय अधिकारियों और विद्वानों की इन्होंने क्या ली, सेवाएं वहां से ली, सर्विस इन्होंने ली। उदाहरण के लिए मंगोलों ने चीन और ईरान में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपना लिया था। जो भी उनकी वहां की, चीन की और ईरान की स्थानिक व्यवस्था थी, जो भी कानून थे, उनको इन्होंने, मंगोलों ने अपना लिया था। तो एक ये भी इनका स्टेप रहा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्यापार और संचार का नियंत्रण। इन्होंने क्या किया था, व्यापार मार्ग जो थे और सिल्क रूट था, ठीक है, सिल्क रूट आप सबने सुन ही रखा है, इन पर इन्होंने क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश इन्होंने कर लिया था, जिससे क्या हुआ, इनको आर्थिक स्थिरता मिली। इनकी जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज्यादा बूस्ट यहाँ से मिला। उदाहरण के लिए मंगोल साम्राज्य में रेशम मार्ग सुरक्षित हुआ, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार बढ़ा। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, सांस्कृतिक अनुकूलन और सहिष्णुता। इसका आखिरी स्टेप आ जाता है अब, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को स्वीकार कर साम्राज्य को स्थिर रखा। इन्होंने क्या किया था, जैसे ये जहाँ पर शासन कर रहे हैं, वहां पे जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनको इन्होंने छूट दी कि हाँ भाई, आप अपने धर्म को, अपनी संस्कृतियों को मानो। तो इससे क्या मिला, इनके शासन को स्थिरता मिली। उदाहरण के लिए मंगोल शासकों ने विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया था। अब आ जाता है निष्कर्ष, खानाबदोश समूहों ने सैन्य श्रेष्ठता, कुशल नेतृत्व, प्रशासनिक अनुकूलन, व्यापार नियंत्रण और सांस्कृतिक सहिष्णुता के माध्यम से विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य स्थापित किया। तो ये थी इनका पूरा प्रक्रिया एक साम्राज्य स्थापित करने की, कुछ खानाबदोश समूहों की, हुण की और मंगोलों के बारे में इसमें बात की गई थी। अब आ जाता है आपका 10वां क्वेश्चन, माया सभ्यता के पतन के संभावित कारणों का विश्लेषण कीजिए। जो माया सभ्यता थी उसके पतन के जो संभावित, जो अनुमानित कारण है, उनका हमें वर्णन इसमें करना है, वो हमें बताने हैं।
सबसे पहले आ जाती है भूमिका। मेसो अमेरिका की माया सभ्यता कला, वास्तुकला, विज्ञान और धार्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के आसपास इसका पतन हुआ। देखो जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, इनका जो भी पतन होने का कारण है वो सबके सिमिलर ही है। ठीक है, सभी सभ्यताओं के पतन होने के कारण लगभग लगभग सिमिलर है। अब इसके कारण देख लो आप। पर्यावरणीय कारण, जंगलों की कटाई, कृषि विस्तार से मिट्टी की उर्वरता कम हुई, यानी कि उसकी फर्टिलिटी रेट क्या हो गई मिट्टी की, बहुत ज्यादा कम हो गई, घट गई। सूखे और जल संकट से फसल उत्पादन प्रभावित हुआ। तो एक तो इनका ये कारण था पतन होने का। दूसरा कारण आ जाता है कृषि और संसाधन प्रबंधन की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव और खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। इनकी क्या हुई, जनसंख्या अ, हद से ज्यादा बढ़ गई, उसके कारण संसाधनों पर दबाव पड़ा। संसाधन कम थे, रिसोर्सेज कम थे, लोग ज्यादा थे, जिससे क्या आ गया, खाद्य संकट आ गया। एक एक कारण हो गया। सामाजिक और राजनीतिक कारण, छोटे नगर राज्यों में शक्ति संघर्ष हुआ। जो छोटे नगर राज्य थे माया सभ्यता के, उनमें क्या हुआ, संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, कर और श्रम बोझ जनता पर बढ़ गया। नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक और व्यापारिक कारण। व्यापारिक नेटवर्क का क्या हो गया, पतन हो गया। आर्थिक अस्थिरता आ गई, जिसके कारण इनका आर्थिक ढांचा पूरा का पूरा हिल गया। और एक इनका ये कारण बना पतन होने का। नेक्स्ट कारण आ जाता है रोग और जनसंख्या संकट। महामारी से क्या हो गई, जनसंख्या घट गई, क्योंकि लोगों की मृत्यु होने लगी महामारी की वजह से। जिससे क्या हुआ, नगरों की रक्षा और कृषि प्रभावित हुई। रक्षा करने के लिए वहां पर लोग नहीं बचे, जनसंख्या घट रही है, और कृषि प्रोडक्शन नहीं हो पाया। लोग होंगे जब ही खेती बढ़िया हो पाएगी ना, और तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो क्या हुआ, ये प्रभावित हुआ। एक इनका ये कारण हो गया पतन होने का। फिर आ जाता है लास्ट, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। धार्मिक अनुष्ठानों और मानव बलि जैसी प्रथाओं ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। ठीक है, इनके जो धार्मिक अनुष्ठान थे, जो भी होंगे इनके विभिन्न प्रकार के, उसमें था एक मानव बलि। तो इस किस्म की प्रथाओं ने क्या किया, सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। जनता इससे क्या थी, काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या हुआ, शासकों की वैधता पर प्रश्न उठा। शासक की धार्मिक और राजनीतिक शक्ति पर प्रश्न उठने लगे कि भाई ये राजा जो है, ये अब हमारे लिए नहीं रहा, अब ये हमारे काम का नहीं रहा। जनता का विश्वास कमजोर होने से शासन ढांचे पर संकट आ गया। तो ये थे माया सभ्यता के पतन होने के कारण। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। माया सभ्यता का पतन अनेक आंतरिक और बाहरी कारणों का मिश्रण था, जिसमें पर्यावरणीय संकट, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, जनसंख्या संकट प्रमुख थे। यह दर्शाता है कि माया समाज जटिल था, पर बाहरी आंतरिक दबावों के सामने टिक नहीं सका। तो आज के पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी के हम अगले पार्ट में करेंगे। अगला पार्ट भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, आपको निश्चिंत रहना है इस चीज को लेकर के। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू दीजिए, या फिर आपका कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए और बाकी सब्जेक्ट के ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को याद से जरूर जरूर प्रेस कर ले। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा हमारा सोशल मीडिया हैंडल। हालांकि इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप हमें डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।